जब मैं 19 साल का था तब मैं एक बार घर पर अकेला था। मेरे माता पिता घर पे नहीं थे। हम एक छोटे से तालाब के किनारे रहते थे जो हमारे घर के ठीक पीछे था। तालाब के दूसरी ओर एक छोटा सा पार्क था और हमारे पड़ोसी थोड़ी दूरी पर रहा करते थे। यह इलाका शहर के अन्य हिस्सों के मुकाबले महंगा था क्योंकि यह शहर से दूर, शांत और सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। इसलिए यहाँ संपत्तियां बड़ी थीं। सारे घर काफी बड़े इलाके में फैले हुए, अपना खुद का स्विमिंग पूल, छत, गार्डन और काफी खुली हुई जगह। तालाब के किनारे पर हर घर के पीछे एक डेक हुआ करता था। हालांकि अब मैं पूरी तरह शहर से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में था। मेरे माता पिता अच्छी कमाई करते थे और मैं एक संपन्न परिवार से हूँ। हमारे पास कई घर थे और मेरे माता पिता अक्सर काम के सिलसिले में यात्रा पर जाया करते थे। इसीलिए मैं अक्सर घर पर अकेला होता था क्योंकि मेरा भाई किसी दूसरे शहर में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा था। वो एक सामान्य गर्मी की रात थी जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में था। मुझे यह याद नहीं कि वो वीकेंड था या कोई वीकडे, लेकिन यह संभव है क्योंकि मैं घर पर था तो शायद वो वीकेंड ही रहा हो। मैं पीछे के धूप वाले कमरे में एक टीवी शो देख रहा था जो गर्मियों में मेरा पसंदीदा और सबसे आरामदायक कमरा था। वहाँ की खिड़कियाँ बड़ी थीं और हवा ताजगी से भरी रहती थी। मैं सोफे के कोने पर बैठा हुआ था जो खिड़की के पास था। तभी अचानक तालाब से कुछ छप छप की आवाज आई। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि ये बतख या हंस की आवाज हो सकती थी जो कभी कभी पानी पर आपस में झगड़ते थे या खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे ये आवाजें लगातार बढ़ने लगी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने टीवी की आवाज धीमी की और ध्यान से सुनने की कोशिश की। जब मैं खिड़की के पास जाकर कान लगाया तो जो आवाजें सुनाई दी वो बतख या हंस की आवाज से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी थी, जैसे किसी और चीज ने तालाब में हलचल मचा दी हो। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। वो छप छप की आवाजें इतनी तेज थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बतख नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि 10-12 इंसान एक साथ पानी पर अपने हाथ या पैर मार रहे हों। मैंने धीमे से धूप वाले कमरे का दरवाजा खोला और बाहर तालाब के किनारे बने डेक पर आ गया। मेरी नजरें स्वाभाविक रूप से पिछवाड़े के घने अंधेरे में चली गईं। तभी उन छप छप की आवाजों के साथ किसी इंसान की गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कोई ना कोई निश्चित रूप से पानी में तैर रहा है और मुझे यह एहसास हुआ कि वो तालाब के पास लगे हर एक घर के सामने से गुजर रहा हो। तालाब का एक खौफनाक हिस्सा सामने था। आवाज समझ में नहीं आ रही थी ये किसी औरत की थी या आदमी की, लेकिन निश्चित रूप से वो आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि कोई भी इंसान सुन ले तो उसका जिस्म डर से कांप उठे। मैंने एक पल के लिए अंदर कदम रखा और पिछवाड़े के डेक पर बनी लाइट्स को जलाया। जैसे ही लाइट्स जल उठी, तालाब का एक हिस्सा साफ साफ नजर आने लगा और अचानक छप छप की आवाज और गुनगुनाहट बंद हो गई। जिस किसी ने भी ये किया था वह मुझे स्पष्ट रूप से देख रहा था। मुझे एक पल के लिए संदेह हुआ कि यह शायद हमारे पड़ोसी थे जो पानी में तैरने आए होंगे, लेकिन यह बात और भी अजीब लग रही थी क्योंकि हमारे इलाके में कोई भी इस तालाब में तैरने नहीं आता। सबके घर में अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल्स थे, लेकिन सच कहूँ तो चाहे वो पड़ोसी था या कोई और, मुझे अब उस रहस्यमय व्यक्ति से टकराने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैं थोड़ा डर के साए में चला गया था, इसीलिए मैं तुरंत वापस अपने घर के अंदर आकर पीछे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया। बेशक दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन वो खौफ मेरे अंदर अभी भी भरा हुआ था। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैंने अपने भाई को फोन लगा दिया जो कि दूसरे शहर में अपने कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा था, लेकिन उसने उस समय फोन नहीं उठाया। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो कहीं बिजी होगा। ना चाहते हुए भी मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट घर कर रही थी। फिर भी मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और इग्नोर करते हुए वापस अपने कमरे में आकर टीवी देखने लगा। लेकिन अब टीवी देखना मुश्किल हो गया था। मेरी नजरें शो पर नहीं टिक पा रही थी और एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने खिड़की से फिर बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, मानो पूरा आंगन किसी गहरे साए में डूबा हो। तालाब की हल्की सी चमक मेरी आंखों में दिख रही थी, लेकिन वो भी इतना स्पष्ट नहीं था
कि मैं सब कुछ देख पाऊं। टीवी को मैंने बैकग्राउंड में चालू रखा था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टीवी की रोशनी बाहर कितनी साफ दिख रही होगी। तभी मुझे लगा जैसे मैंने घर के पीछे बने डेक से कुछ हलचल सुनी हो। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैं जल्दी से रिमोट ढूंढकर टीवी बंद कर दिया। जैसे ही कमरे में सन्नाटा छाया, मुझे थोड़ा समय लगा और फिर महसूस हुआ कि कमरे में मौजूद खिड़कियों में से एक के ठीक बाहर किसी की घनी भारी सांसों की आवाज आ रही है। डर के मारे मैंने खुद को सोफे में समेट लिया, छिपने की कोशिश की। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक खिड़की के बाहर से एक गहरी गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर मेरे शरीर का हर अंग सुन्न हो गया। मैंने मुश्किल से हिम्मत जुटाई और धीमे से कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने बोल तो दिया, लेकिन मेरी आवाज में इतना डर और कपकपी थी जैसे कि मेरा दिल किसी ने निचोड़ के रख दिया हो। और उस क्षण मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। फिर भी मैंने कपकपाते हुए कहा, महाजन, क्या आप महाजन हैं? महाजन हमारे पड़ोसी का नाम था। मैंने उनका नाम इस उम्मीद के साथ लिया कि शायद ये महाजन ही हो और वो डरा कर मुझसे मजाक कर रहा हो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे पांव रख रहा हो। वह कदमों की आवाज धीरे धीरे मध्यम होती चली गई। मैं सोफे पर चुपचाप पड़ा रहा, हिलने से डरता रहा और मैं एक ही मुद्रा में करीब 10 से 15 मिनट तक शांति से लेटा रहा। कुछ देर बाद मुझे यह ख्याल आया कि मुझे अपने रूम का दरवाजा चेक करना चाहिए। मैं दौड़कर कमरे के दरवाजे के पास गया और हैंडल को पकड़कर तेजी से अपनी ओर खींचा, लेकिन ये दरवाजा बाहर से बंद था। किसी ने मुझे मेरे ही घर पे इस कमरे में कैद कर दिया था, दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। मैंने तुरंत अपने पापा को फोन किया, जो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। उन्होंने मुझे हिम्मत रखने को बोला और साथ ही मेरे को 100 नंबर डायल करने को बोला, क्योंकि किसी जानने वाले से पहले वहां पुलिस का पहुंच पाना ज्यादा संभव था। साथ ही उन्होंने बताया कि हर रूम की अलमारी में उन्होंने रूम की एक्स्ट्रा चाबी बनवाई थी जो रखी होगी। पापा इतना बोल ही पाए थे कि मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई। घबराहट से मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे हिम्मत दिखानी होगी और मैंने मोबाइल को वहीं सोफे पर फेंककर अलमारी में रूम की चाबी को ढूंढने लगा। और एक क्षण के लिए डर को भूलकर मुझे अपने पापा की दूरदर्शिता पर गर्व होने लगा। जैसे ही मुझे रूम की चाबी मिल गई और मैं तुरंत रूम से बाहर आकर सीधा किचन में जाकर बड़ा वाला चाकू अपने हाथ में ले लिया। मैं पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। रसोई का चाकू मैंने अपने हाथ में कस के पकड़ा हुआ था। घर का पिछवाड़ा कमजोर चांदनी में नहाया हुआ था। तालाब एक अंधेरा स्याहीदार दर्पण था जो आकाश को दर्शाता था। और फिर मैंने उसे देखा, एक विशाल पारदर्शी आकृति अस्पष्ट रूप से मानव जैसी पानी के ऊपर मंडरा रही थी। यह एक महिला का आकार था शायद। उसका रूप झिलमिलाता हुआ अस्पष्ट फिर भी निर्विवाद रूप से मौजूद था। रात की हवा से भी गहरी ठंड मेरे ऊपर छा गई। वह साया, वह रूप या जो भी था, धीरे धीरे मेरे घर के पीछे बने डेक की ओर बढ़ रहा था। उसकी हरकतें सुंदर लेकिन भयावह थी। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। एक ठंडी लहर मेरे शरीर को धो रही थी, सारे विचार मिटा रही थी। मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं वहां पे पड़ी गीली लकड़ियों के ऊपर गिर पड़ा। चाकू जमीन पे गिर गया और मेरा सर किसी ठोस वस्तु से टकराया। सर पे चोट लगने के बाद एक अजीब सी बेहोशी मेरे अंदर छाने लगी। सेकंड के 100वें हिस्से में ये सारी घटनाएं घट रही थी और आखिरी चीज जो मुझे याद है वो अंधेरे में मुझे पूरी तरह से निकलने से पहले काफी ज्यादा डर का एहसास और उस औरत का चेहरा जो अति भयानक रूप लिए मेरे आगे, बिल्कुल आंख के आगे दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई और मैं मूर्छित हो गया। मैं अपने पिता के हाथ के कोमल स्पर्श से जागा। वो मेरे बगल में बैठे हुए थे, चिंतित दिख रहे थे। सवेरा हो चुका था और मेरे पापा दूसरे शहर से वापस आ चुके थे। मैंने उनको कल रात में हुई पूरी घटना की जानकारी दी। यह एक दुस्वप्नपूर्ण घटना थी। उनको सुनाते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे पिता धैर्यपूर्वक मुझे सुनते रहे। उनका भाव गंभीर होता जा रहा था।
उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था और अब तालाब की गहन जांच पुलिस कर रही थी। पुलिस ने मेरा पूरा स्टेटमेंट ले लिया। तालाब की जांच करने के बाद उन्हें जो मिला वो भयानक था। पुलिस को उस तालाब से एक युवती का कंकाल मिला था, पत्थरों से दबा हुआ, बंधा हुआ। उसका शरीर लगभग पूरी तरह से सड़ चुका था। पुलिस की जांच उन्हें तालाब के उस पार एक अमीर संपत्ति के मालिक के पास ले गई। ये एक रिटायर्ड उच्च अधिकारी थे जो अपने नौकर से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने के लिए जाने जाते थे। कुछ दिन तक पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद पड़ोसी ने अपना मुंह खोल दिया और उसने ही बताया कि उसने उस नौकरानी की हत्या कुछ समय पहले पार्टी करते हुए शराब के नशे में धुत होकर कर दी थी और चूंकि उसकी लाश बाहर ना आए इसलिए उसने पत्थरों से बांधकर उसकी लाश को पानी में फेंक दिया था। उस पड़ोसी को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जेल के अंदर ही शायद अपराध बोध से अभिभूत होकर उसने बाद में जेल में ही आत्महत्या कर ली और यह आत्महत्या भी बड़ी रहस्यमयी थी। खैर जो भी रहा हो, इन सब के बाद हमारे घर में एक शांति छा गई। अब कोई अजीबोगरीब आवाज नहीं सुनाई पड़ती, कोई खौफनाक उपस्थिति नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आत्मा को उसका न्याय मिल गया हो। तालाब जो कभी आतंक का स्रोत बन गया था अब एक उदास शांति रखता है। सालों बाद मैं फिर से इसी डेक पर बैठा हूँ। चांदनी उसी दृश्य को मेरे सामने चित्रित कर रही है। तालाब एक शांत दर्पण है। मैं यह कहानी सनसनी फैलाने के लिए नहीं बल्कि ये कथनीय को स्वीकार करने के लिए बता रहा हूँ। उस रात को याद करें जब एक आत्मा ने एक डरे हुए कॉलेज के लड़के को अपना संदेश वाहक बनाकर न्याय की मांग की थी और उस भयावह सच्चाई को याद करें जो कभी कभी सबसे समृद्ध स्थानों में भी सतह के नीचे अंधेरे में छिपी होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक बटन दबाना ना भूले, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है। नमस्कार।